हो जाए। चलिए, आज का जो क्लास है पर्यावरण और हिंदी एक साथ में करेंगे। 23/1/2023 का पेपर, 23/1/23 शुरू करते हैं। पर्यावरण बहुत मजेदार है और ये साइंस टाइप का है, तो हर चीज में पूछ सकता है, बीपीएससी तक पूछ सकता है। ठीक है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो, बताए। क्षेत्रफल जब कम होगा, ठीक है, तो वाष्पन भी कम होगा। याद रखिएगा, एक गिलास में पानी ले लीजिए और एक छिपा में पानी ले लीजिए, किस में पानी ज्यादा सूखेगा? थाली में। तो घटता है वायु बहने की चाल जब कम हो जाएगी तभी भी वाष्पन की प्रक्रिया घट जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? रंगोली और कढ़ाई के लिए चौकपूर्णा नहीं, ये नागगफन है। ठीक है। महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र बोले तो गुजरात के रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग है सौराष्ट्र, नागगंफन। अगला प्रश्न है कि खुद के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? सॉरी, खाद के विषय में, खाद के विषय में कौन सा विकल्प सही है बताना है। फर्स्ट बोला कि यह मृदा को जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है। ये गैसों के विनिमय को रोकने के लिए मृदा को आरंधी बनाता है, ये गलत बात है। यह मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये ठीक है। यह मृदा की संरचना को बेहतर करता है, ये भी ठीक है। खाद का तो इसीलिए ना प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के पाठ्यपुस्तक गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र में निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है और इस प्रकार है 1 सेंटीमीटर और 110। तो भाई 110 गुने इसमें जो प्रश्न देता है 12.9 से गुना करके क्या करना है, 1000 से भाग कर देना है, तो उत्तर आपका आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या होगा, 1.419। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसका? हाँ, लगभग 8900 में है। ठीक है। चलिए, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, ये जानते हैं आप लोग ना। अगला प्रश्न है, धूमकोड़ा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? प्राय सर्दियों में बनता है, धुआं कोहरा से बनता है, तो दोनों सही जा रहा है। सर्दी में भी ऐसे धुआं कोहरा मिलकर बनता है। ओजोन के अवक्षय गलत है। दामा खांसी उत्पन्न करता है, तो ए भाई सही है, दामा खांसी उत्पन्न करता है। ठीक है, ए बी और डी। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयनगर, भारत की राजधानी कहाँ? दिल्ली। और जयनगर कहाँ है भाई? वहां से थोड़ा सा दक्षिण पूर्व दिशा में है दिल्ली, सॉरी राजस्थान। और देहरादून का उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ से आपको दिल्ली के पूर्व और उत्तर की कोना में है। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व आंसर है क्या? 68 का सी। जो राज्य है ना सर, एग्जाम से 2 दिन पहले दिल्ली, हाँ जो मिला जुला आपको बता रहे थे, चेन्नई है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सबका करा दीजिए, पंजाब, यही सब पूछता है दिल्ली का सापेक्ष। हाँ, ठीक है, बोल्ड बना के, ठीक है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे? पृथक्करण के, पृथक्करण माने वाष्पीकरण से आप अलग कर सकते हैं नमक पानी को। ठीक है। फटकना से भी अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि 10वां क्लास में पढ़ना था ना। लेकिन प्रभावी आसवन जो विधि है, इससे शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। इससे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। क्या पता है आपको? उत्तर क्या होगा? ए बी सी। ठीक है। पृथक्करण बोले तो अलग करना, ना कि शुद्ध करना। अगला प्रश्न है हाँ, प्राथमिक कक्षा के बारे में कौन आंसर? प्राथमिक कक्षा के बारे से ज्यादा उपयुक्त है
कि पृथक्करण के लिए बताना है तो वाष्पीकरण, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, प्रभाजी आसवन नहीं। ये प्रभाजी आसवन आपको 10th में पढ़ना है। बोला जाए कुछ प्रॉब्लम है तो कहे, प्राथमिक से मतलब नहीं है, यहाँ पे पृथक्करण से मतलब है। निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीना मंडली में होता है? तुम्बा, बीन, खजरी, ढोल। याद कर लेना लाइन से, तुम्बा, बीन, खजरी, ढोल। तुबी, खडो, है ना, तुबी खडो, याद रखिएगा, तुबी खंडो। तो तुम्बा, बीन, खजरी, ढोल, तुबी खंडो। अगला प्रश्न है, वन किसी राष्ट्र की प्रकृति संपदा को सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताए। देखिए, वन रहने से जल चक्र जो है वो बना रहता है। वन काट दीजिएगा, जल भाई हो आएगा ही नहीं, बारिश होगा ही नहीं ना। तो जल चक्र बना रहता है या चालू रखने में भूमिका निभाता है। वन सबसे जरूरी चीज है जो पर्यावरण के लिए कितना % जरूरी है? 33% वन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को चुनिए भाई, आप लोग चुन सकते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि केरल जो है, केरल का तट अरब सागर के तट पर, कर्नाटक का जो तट है बंगाल की खाड़ी, गलत हो गया। कर्नाटक भी अरब सागर है, कर्नाटक अरब सागर बोल रहा है यहाँ, केरल बंगाल की खाड़ी, फिर गलत हो गया। दोनों है अरब सागर, केरल कर्नाटक दोनों बंगाल की खाड़ी पर है, ये दोनों गलत हो गया। केरल कर्नाटक अरब सागर पर है, ठीक है, डी पर जाएगा। आगे बढ़ जाए, कितने पर जाए? चला जाए। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है, क्या नाम है? लेह लद्दाख। अगला है कि वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय ध्वज को गाड़ा, बोले तो फहराया। चलिए, तो 23 मई 1984 को याद रहेगा तो बेटर है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ये NCERT जो तीसरा क्लास लेके 5वां तक पूछता है, वो 15 ही पूछता है। प्रश्न बोलता है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, तो बात सांप के विष से ही बनता है, बहुत बेटर, जहर से ही बनता है उसका। अब पेडागोजी का ऑपरेशन कर दिया जाए। 76 से पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोग को शामिल किया गया है, इसका कारण क्या है? क्या कर सब प्रश्न कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल का प्रयोग क्यों शामिल किया गया है ना, है मेंडल का क्यों प्रयोग किया गया है? एक तो वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों और छात्रों को ध्यान आकर्षित करना, क्या सही है ना, आकर्षित करना बहुत जरूरी है ध्यान बच्चों का वैज्ञानिक की तरफ, बस बाकी कुछ नहीं। छात्रों को सिखाना कि गुण पीढ़ी दूसरी में संचारित किए जाते हैं, ये आप सिखा नहीं पाइएगा जब तक रुचि नहीं लेगा। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ी में वंशागत, है ना, आकर्षित करना ठीक जाता है। आकर्षित ऊपर भी सही है, आकर्षित नीचे भी सही है। देखिए नया चीज मिला ना। चलिए, अपने अभिभावक और रिश्तेदार के बीच में समानताएं खोजने के लिए, अभिभावक रिश्तेदार से क्या मतलब, ए और क्या होगा, सी हो जाएगा ना। चले भाई, याद करो जल्दी से। अगला प्रश्न कहता है कि नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी अम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी से छिपाई गई गुड़ की बोरनी खोज ली। ठीक है, यह सीखने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा उदाहरण है? एक तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंध, संज्ञान अधिगम और यांत्रिक अधिगम, कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन तो होगा नहीं, साउंड की बात नहीं हो रहा है। क्रिया प्रसूत हो रहा है क्योंकि खोजने का काम हो रहा है ना। संज्ञान जानकारी से नहीं होगा, जानकारी रहता तो खोज नहीं लेता, एक बार मिल जाता। यांत्रिक अधिगम माने वो थोड़ा सा मेहनत किया तो यांत्रिक अधिगम।
एक क्रिया प्रसूत, एक आंतरिक। ठीक है, सी पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है। सतत पद से कौन संबंधित है? वृद्धि विकास अभिज्ञात पक्षों का अधिक मूल्यांकन, आवधिक मूल्यांकन है। वृद्धि विकास पटचर्या संबंधित सहपटचर्या संबंधित मूल्यांकन है। आगे देख लीजिए। 78 का जो उत्तर जाएगा डी दे रहा है, ए और सी। अधिगम अंतराल निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रदान है। क्षमता मनोवृत्ति अभिरुचि का मापन नहीं होता है, किसी की क्षमता नहीं माप सकते हैं। ए में क्या था कि हम लोग छोड़ दिए थे उसको, वृद्धि विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन। बात सही है, सतत मूल्यांकन में वृद्धि का भी मूल्यांकन होता है, विकास का भी। वृद्धि बोले तो शरीर के लंबाई चौड़ा में क्या वृद्धि हुई है, विकास बोले तो माइंड का कितना विकास हुआ है। ठीक है, वृद्धि विकास में अंतर यही है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से, जिसमें हम रहते हैं, उसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा विषय है? चलो भाई, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकर संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास का नाम पर विस्थापित किया गया है। देखिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो समझिए कि जो बांध इलाके में लोग रहते हैं, तो जब बांध बनता है तो वहां से लोगों को हटा करके दूसरे जगह विस्थापित किया जाता है ना। तो समझ सकते हैं कि आपको घर से हटा करके दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, आपको कितना पीड़ा होगा। तो वही बोला है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्होंने उनकी जन्मभूमि के विकास के नाम पर विस्थापित किया गया है। ठीक है, कि तुम विकास करोगे, हट जाओ यहाँ से, उसके पीड़ा के बारे में। अगला प्रश्न मजेदार है, कुट है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्र शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? कौन सा होगा? फर्स्ट बोला कि चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, या बोला सर्वाधिक सटीक व्याख्या करने वाली बात बता रहे हैं। तो बच्चे की विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अच्छा होता है, तो ये मारेंगे। मात्र 2 ही करना, इसलिए आपको मजबूरी है, सही होते हुए भी 2 अच्छा चुनना है। सी कहते हैं बच्चे के माध्यम से अवधारणाओं को जल्द समझते हैं। बात सही है, चित्र वाला को हटा लीजिए, आकर्षित करने वाला उत्तर जाए BC। अगला एक प्रश्न है, कहता है कि अध्यापक के लिए बीज अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा है? अगर अंकुरण पढ़ाना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा अंकुरण के लिए? देखिए, अंकुरण की बात कभी भी करेगा तो एक बात याद रखिएगा, अंकुरण वाला बीज वाला पूछता है तो उसका एक ही आंसर है कि बच्चा को एक बीज दीजिए, बच्चा बीज को बोएगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका अवलोकन करने के लिए बोलिए, बस हो गया आंसर। तो लिखा हुआ विद्यार्थियों से मूंग के बीज को अंकुरित करने के लिए कहना तथा अवलोकन और रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड बोले तो लिख लेना कि कब बीज में कैसे क्या परिवर्तन हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों, लोगों के साथ बातचीत, क्रिया एवं भाषा दोनों के माध्यम से सबसे अच्छा चीज इसी में रखा हुआ है। क्या दूसरा कुछ लग रहा है कि आपको? देख लीजिए, केवल भरा हुआ है इसमें बी वाले ऑप्शन में। सी में क्या गलती है? सी में गलती क्या है भाई? पर्यावरण द्वारा गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा, है ना।
विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियां, शिक्षक चयनित करेगा, गलत हो गया, ठीक है, विद्यार्थी तो सही जाता है। अगला, सबसे उपयुक्त विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्या रखिएगा कि पूरा अच्छा लगेगा ये सेंटेंस, प्रश्न एक आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे पर्यावरण को, यही रखेंगे, प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक सामाजिक, यही ना भरेंगे, यही भरी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, ये कूट है शायद 85 का, कहता है कि इस साल स्कूल के बगीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाए आम 12 महीने पढ़ने के लिए आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? 4 ऑप्शन में मात्र 2 ही कुछ सही करना है, बताएं। फर्स्ट हो गया खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रशंसक प्रक्रिया के बारे में बताएं। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को क्या होगा? आम खाद्य उत्सव आयोजन, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल, ये तो ठीक है। खाद्य संस्करण इकाई में विशेषज्ञों को अपनी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करना ही गलत। एक प्रदर्शनी का आयोजन करे जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करे, प्रदर्शित करने वाला गलत होता है, प्रदर्शनी गलत, ए जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण है इसमें, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताए। विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, विशेषज्ञ विद्यार्थियों को, ठीक है। भ्रमण के दौरान अगर कोई विशेषज्ञ से अगर राय नहीं लेते हैं तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे कि नालंदा हम लोग गए थे तो वहाँ मास्टर का पैसा लेता है उसके बारे में समझाने का, क्योंकि पाली भाषा में लिखा हुआ है बोर्ड, क्या लिखा, हाँ पैसा लगता है। लेकिन सबसे बेटर चीज है कि आजकल जो बोर्ड पर लिखा चीज है उसको आप गूगल स्कैन करके ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? हाँ, ये भी। बच्चे को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करे। अकेले यहाँ कार्य गलत होता है। बच्चों को कार्य करने में मदद करे। बच्चों को छोटे समूह में अवसर प्रदान करिए, ये मजेदार है ना। आगे बढ़िए। 87 कहता है कि कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जाल में जिन महत्वपूर्ण संपर्क विषयों का ध्यान दिया गया है वह है, कौन सा है भाई बताएं, कौन सा होगा? फर्स्ट बोला कि जल स्थानीय स्रोत है जिनके उपयोग लिंग भूमिका दूरी के अनुमान, जल स्थानीय स्रोत है, जल के उपयोग लिंग भूमिका दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल, यही ना सब है, इसी में सब हो गया है। देखिए ना कॉमा दे के सब में दिया है लिंग भूमिका, सारा ऑप्शन इसी में समाहित है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करता है? फर्स्ट बोला संवाद से आकलन करवा सकते हैं, क्या हो बातचीत से हो सकता है। रचनात्मक आकलन भी होता है, योगात्मक अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन योगात्मक भी आकलन का ही प्रक्रिया है तो सही करिएगा, ठीक है। मूल्यांकन हटा लीजिए। आकलन प्रक्रिया की प्रकृति व्याख्या करता है, तो ये आकलन का प्रकार कौन कौन है? संवाद, रचनात्मक, योगात्मक, इस प्रकार से आप आकलन कर सकते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत ही ये तीनों चीज आता है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। यह पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेगी। किसका आयोजन करेगा? हाथ के क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषण, उदाहरण विश्लेषण, कौन मारिएगा? देखिए कैसे करवाइएगा हाथ से, आनुवंशिकता के बारे में बताना है तो उसमें हाथ की क्या आवश्यकता है, मतलब मास्टर पिटा जाएगा ना। आनुवंशिकता के बारे में उदाहरण देंगे और उसका विश्लेषण करेंगे
कि ये गुण है इस बच्चों में माता पिता का। हाँ, अब क्वेश्चन अनुवांशिकता के बारे में बोला, हाथ क्रियाकलाप पॉजिटिव होता है, मार दिया लोग तो गया काम से। हाँ, अब क्रियाकलाप अनुवांशिकता का चल रहा है। अब जिया इसमें लगा तो है, इसमें नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे यहाँ। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की परिचर्या की विशेषता की पहचान कीजिए। एक हो गया समावेशी, ठीक है, संदर्भ सहित, अनुभव के माध्यम से, स्थानिक से वैश्विक होता है, इसमें उल्टा बोला है, वैश्विक से स्थानिक बोल दिया है, इसीलिए गलत हो गया। क्या समझे? स्थानिक से वैश्विक होता तो सही जाता, उत्तर आपका डी पर जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर अब आइए 91 पर, हिंदी। और हिंदी को अच्छे से करना है। हिंदी कभी भी हम करेंगे ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आपको याद में करा दिया एक बार में। आइए, बारिश इधर नहीं हुआ है? हाँ, हमारे तरफ बारिश हुआ है, इधर बारिश नहीं हुआ ना। हाँ, वही ना बोलूं, अच्छा ना बेंच उच भीगा नहीं। चलो भाई शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब पढ़ना जब शुरू करें, क्योंकि हिंदी में आप लोग आज फेंकाए थे, कल जो मैंने सेट का एग्जाम लिया उसमें आप लोग फेंकाए, तो थोड़ा पढ़ने का तरीका बदला जाए, अच्छे से पढ़ा जाए समझ करके। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी छोर पर बसा राज्य है, बात सही है ना, जिसे प्रकृति ने मैदानी, समुद्री, पर्वतीय विभिन्नताएं प्रदान की है। सब चीजें वहां पे, समुद्र भी है भाई, ठीक है, अपने हाथों से संवारा है। प्रकृति ने क्या किया है? अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ और तमिल भाषा बोलते हैं। या प्रश्न पूछ सकता है, तमिलनाडु के जो निवासी है कौन सी भाषा बोलते हैं? द्रविड़ और तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति और भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल और चेरा वंशों के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न याद रखिएगा, वास्तुशिल्प, मूर्ति, भवन निर्माण की दृष्टि से समृद्ध बनाने में किसका किसका स्थान है? एक चोल और एक चेरा वंश। याद रखे, रहेगा ना, ये प्रश्न पूछेगा। तमिलनाडु को मंदिरों का राज भी कहा जाता है, ठीक है, तमिलनाडु को मंदिरों का राज भी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। बात सही है, ठीक है, यही ना है। इसके बाद अब जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के दक्षिणी में स्थित है? लगता है कि सबसे आसान अब की बार का गधांश मिल गया ना। स्थापत्य कला का अर्थ क्या होता है? भवन निर्माण की कला, पढ़े है ना। चोल और चेरा राजाओं ने तमिलनाडु को समृद्ध बनाया है। जब बनाया है तो क्या चीज में? तो वास्तुशिल्प, मूर्ति, भवन निर्माण कला, ठीक है। चलो भाई, तमिलनाडु को मंदिरों का राज कहा जाता है। वाक्य से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तमिलनाडु में मंदिरों की बहुलता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी तमिलनाडु की भौगोलिक विशेषता नहीं है? जाइए, हाँ, कौन सा है? हाँ, मरुस्थलीय नहीं है, वहाँ मरुस्थल नहीं है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। वाक्य से तात्पर्य क्या है? यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है जो भवन निर्माण के बेजोड़ उदाहरण है। ये बात सही है भाई, बहुत मजेदार मिल गया आज। अत्यंत का संधि विच्छेद पूछना है, अति जोड़ अंत। और एक बात जानते हैं, यूट्यूब पर पहली बार गधांश पदांश हम करा रहे हैं, पहले हम नहीं कराते थे, खाली पेडागोजी करा देते थे, ऐसा ही गधांश पदांश हो जाता था। अद्वितीय का समानार्थी शब्द नहीं है। अद्वितीय का, देखिए अद्वितीय मन होता है बेजोड़, अद्भुत, अनोखा, लेकिन आश्चर्य थोड़ा होता है।
आश्चर्य नहीं होता है। समूह में भिन्न शब्द कौन सा है भाई? मरुस्थल नहीं है वहां पे। अब आइए थोड़ा सा पदांश की ओर कर लेते हैं। धरती की परियों के सपनीले प्याले में नई चेतना, नई उमंग बोलने लगी। प्यार में है ना? ओहो, इसका नाम लेना ही हमको घबरा जाता है। धरती की परियों के सपनीले प्यार में नई चेतना उमंग बोलने लगी। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ। कुछ ऐसे भोर की ब्यार गुनगुना उठी, अलसाए कुहरे की बाह समीटने लगी और नरम नरम किरणें की नई धूप में राहों के पेड़ों की छांव लिपटने लगी। मतलब लग रहा है कि धूप अब निकल रहा है, सूर्योदय का समय की बात हो रही है ना। अब तरीका ले हम लोग पकड़ लिए इसको, सूर्य के बारे में हो रहा है, उगने के समय की बात हो रही है। भोर अपने संग क्या लाई? क्या बात है। अगला प्रश्न, पेड़ की छां लिपटने लगी पंक्ति डैश की ओर संकेत करता है? धूप के बढ़ने से। अरे पेड़ के छांव में हम लोग कब जाते हैं? जब धूप बढ़ जाता है ना। कविता पढ़े ना। नरम नरम किरणों से क्या तात्पर्य है भाई? क्या तात्पर्य है? सूरज अभी अभी उगा। हाँ, सूरज अभी अभी उगा। कोहरे की बाह सिमटने लगी से तात्पर्य बताइए। कोहरा छटने लगा है। सिमटने माने छटने, माने हटने लगा, छटने लगा। भोर की ब्यार गुनगुना उठी पंक्ति में अलंकार बताइए। गुनगुनाने की बात किसका है? मानव गुनगुनाता है भाई। गाना गुनगुनाने का काम किसका है? मानव। उठने का काम किसका है? मानव। जिसमें थोड़ा सा भी मानव का झलक हो वह मानवीय अलंकार जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? नहीं नहीं, देखिए कोहरा एक है, नहीं नहीं दो वर्ड एक साथ सेम सेम दे दे उसको पुनरुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं। ये प्रश्न पूछता है बार बार। कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत, है ना, ये पुनरुक्त हो जाता है सेम सेम वर्ड। इस बात को याद रखिएगा। आइए पेडागोजी का ऑपरेशन किया जाए। भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता भाषा की लिपि से संबंध नहीं होना। उदाहरण के लिए क्या होगा भाई? चलिए, कहा कि कोई दो भाषा लिख सकता है। ये पूछ रहा है कि आप बहुभाषावाद के उल्लेखनीय विशेषता बताना है लिपि का। लिपि का है कि एक लिपि से कोई दूसरा लिपि भी लिख सकते हैं। सी होगा। कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा आप लिख सकते हैं आराम से। आप कहेगा कैसे? तो एक बात हम बताते हैं। आप लोग जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप मैसेज, कहाँ है, तो KHA है ना, है HAI है ना, कहाँ है, आप लिखते हैं रोमन में, जा रहा है हिंदी में, लोग समझ रहा है उसको ना। हिंदी की बात आप रोमन में लिख रहे हैं तो एक बात, एक लिपि दूसरी लिपि से लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न ट्रांसलैंग्वेजिंग की बात करता है। ये प्रश्न बार बार पूछा है। क्या है? क्या है ट्रांसलैंग्वेजिंग? भाषा एक प्रक्रिया जिस रूप में देखना ना कि उत्पाद के रूप में। बी आंसर है। ट्रांसलैंग्वेजिंग का आश्रय है भाषा एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि उत्पाद। माने भाषा उत्पाद नहीं है, क्या है? एक प्रक्रिया है। ट्रांसलैंग्वेजिंग मतलब आप याद रहेगा कि भाषा क्या है? एक प्रक्रिया है। किसके? क्या? छह नेगेटिव था। कोई ध्वनि, कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। उर्दू नहीं लिख सकता है, देवनागरी का प्रयोग करके दूसरा लिख सकता है ना। यही होगा, सीधी था आंसर। ऐसे गलती है, हम जो बताए रोमन की बात में और देवनागरी के बारे में ना। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है? कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत एवं नए प्रश्न जिस तरह की तरह की व्याख्या और उत्तर हो, यही ना होगा।
खुला अंत वाला प्रश्न से क्या होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही सलाह है, बताए। श्रवण माने सुनना, तो क्या लिखा हुआ, श्रव रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित लेख पढ़ने के लिए देना। ठीक ठाक है ना भाई। अब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आप कुछ पढ़ने के लिए दीजिएगा तब ना रिकॉर्ड करिएगा भाई, उत्तर आपका यही पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण पढ़ने का चरण नहीं है, बताए। विद्यार्थी ड्रिल अभ्यास, नेगेटिव पूछ रहा है तो ड्रिल अभ्यास नेगेटिव है, नहीं है ड्रिल अभ्यास से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजन तो है, क्योंकि अभी अभी हुआ है पठन वैकल्य। भाषा से संबंधित विशिष्ट विकार बुद्धि नहीं है ना, भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, बुद्धि नहीं है। पढ़ना तो भाषा है एक प्रकार का ना, बुद्धि तो दिखाई देता नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि लगातार बोल रहा अध्यापक थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। गलत बात है भाई, आराम कौन करना चाहता है, ये आराम गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, ये ठीक है। लंबी व्याख्या गलत, तुरंत निर्णय गलत। अगला प्रश्न, एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती है, निम्नलिखित में कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है। शब्दकोश में तो बालाघात है, उच्चारण आता है, शब्द अर्थ है, बालाघात भी शब्दकोश से संबंधित है। शब्द की उत्पत्ति है ना, शब्द की उत्पत्ति शब्द डिक्शनरी में लिखा होता है क्या, बताएं। व्याकरण का जब बुक लीजिएगा तब लिखा रहता है कि शब्द की उत्पत्ति कितने तरह से हुआ है ना, लेकिन डिक्शनरी में कभी देखे हैं शब्द की उत्पत्ति। बालाघात एक वर्ड है, उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पठन का आयाम नहीं है। भाषा की लिपि पहचान है, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या, ठीक है। पाठ सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, ठीक है। एक कृतवाच क्रमवाच, ये तो हो गया स्पेशल व्याकरण का, ये नेगेटिव है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। फर्स्ट बोला वास्तविक संप्रेषण उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य गया काम से, दो भाषाओं में शब्द सूची गया काम से, बोली और लिखी गई सामग्री, ठीक है। आरंभिक साक्षरता प्रमाणिक नहीं होता है। यहां आपसे पूछा जा रहा है प्रमाणिकता, और प्रमाणिकता की एक बात याद रखिएगा, जब तक लिखाएगा नहीं तब तक प्रमाणित नहीं होगा। पेपर क्या है, प्रमाणिक सामग्री है। उत्तर आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के बारे में गलत है, फिर से पूछा। खेल विद्यार्थियों को अधिगम उद्देश्य के से भटकता है, ये भटकाना नेगेटिव आ गया, हमको नेगेटिव पूछ रहा है, हो गया बात खत्म। वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार, डी भी देख ले। अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्य के साथ संबंध करना कठिन है, अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्य के साथ संबंध करना कठिन है। देखिए, खेल उद्देश्य के साथ, अगर आप ही अध्यापक है, थोड़ा समझाना है इसको, इसलिए हम रुके। कठिन आपके लिए तब हो जाएगा जब कोई आप खेल खिला रहे हैं और उसी खेल में आप पढ़ाई वाली बातें उसके पास परोस रहे हैं, तो आपके लिए कठिन है कि नहीं। अध्यापक के लिए कठिन है, उद्देश्य के लिए आप खेल खिलवा रहे हैं तो खेल भटकाता नहीं है, यही करे तो बेटर है। चलिए अगला प्रश्न, वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं,
उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। कौन सा होगा? विद्यार्थी को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, नेगेटिव पूछ रहा है वो। वाचन अभ्यास के लिए टॉपिक विद्यार्थियों को ठीक ठाक है। वाचन के लिए सामग्री पूर्व से पढ़े गए पठन संबंधित पाठ के से ली जा सकती है। वाचन के समय ही विद्यार्थियों के में संशोधन कर देना। जब बच्चा बोल रहा है, ही लगा हुआ है, और उसी समय में आप सुधार कर रहे हैं तो बच्चा रुक जाएगा, सर काहे टोक देते हैं हमको ना। ये उत्तर आपका डी पड़ जाएगा, ये उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षक संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताए। शिक्षा के माध्यम से चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन तो ठीक ही है भाई। मॉडलिंग और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन घर की भाषा, मातृभाषा, निर्देश की भाषा के रूप में ठीक है। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में से ही, है ना, नेगेटिव ही कहीं भी रहता है ना, वो नेगेटिव होता है। ही वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक प्रशिक्षण प्रदान कार्यों के माध्यम से देती है। इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? रचनात्मक आकलन। क्या कह रहा है कि अध्यापक समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक प्रशिक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से करवाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग। ये क्या है? रचनात्मकता ही होगा ना। देखिए, पोर्टफोलियो में होता है बच्चों का रिकॉर्ड रहता है ना, क्रमिक रिकॉर्ड। यहाँ आकलन की बात हो रही है तो पोर्टफोलियो नहीं होगा। और अंतिम प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भाग में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। इन दिनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वक्ता श्रोता विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी से भिन्न है, हिंदी ही है लेकिन हिंदी से भिन्न है, तो हिंदी की बोलियां कहलाती है। हिंदी की बोलियां कहलाती है। जैसे कि मुजफ्फरपुर की भाषा है, कहाँ जाई छी, का करे छी, शिक्षा बोलता है ना भाई, तो वहां की एक प्रकार हिंदी की क्या है, वहां की एक बोलियां है। ये आपका खत्म हुआ।